तारा देवी ने पैसों का बैग कस के पकड़ते हुए प्रशांत और कियारा से कहा, मेरा पति एक नंबर का बेवड़ा था और एक नंबर का कमीना भी। उसकी मौत से कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि उसकी एक रखैल भी थी जिसके साथ वो अपनी रातें रंगीन करने जाता था। आसपास की औरतों से मुझे पता चला उसका नाम अनामिका है। आखिरी बार वो उसी से मिलने गया था। अनामिका का पूरा नाम और पता हमें दो, प्रशांत ने कहा। उसका पूरा नाम तो नहीं पता, पर उसके घर का एड्रेस पास की औरतों से मिला था। मैं खुद उसके घर कभी नहीं गई, इसलिए मुझे पता नहीं कि वो एड्रेस सही है कि नहीं, तारा देवी ने कहा। ठीक है, जो भी है मुझे दे दो, मैं इसकी जांच पड़ताल करवा लूंगा, प्रशांत ने कहा। तारा देवी ने जो नाम और एड्रेस बताया वो प्रशांत ने विजय को मैसेज कर दिया और साथ में लिखा, इस नाम और पते की जांच पड़ताल करो। प्रशांत और कियारा उठकर जाने वाले थे कि तारा देवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर है, मगर वो खबर काफी कीमती है। तारा देवी ने अपनी उंगलियों को अपने बालों में फिराते हुए बोला। कियारा तारा देवी का इशारा समझ गई। कितनी कीमती है? कियारा ने पूछा। इस खबर के 10,000 और लगेंगे, तारा देवी ने बोला। पागल हो गई हो, तुम्हें हम क्या पैसे छापने की मशीन नजर आते हैं? प्रशांत ने गुस्से में कहा। कियारा ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं सिर्फ तुम्हें 4,000 और दूंगी, कियारा ने बोला। 5,000 से एक भी कम नहीं लूंगी, तारा देवी ने कहा। कियारा ने अपने मन में कुछ सोचा और फिर बोली, ठीक है, खबर बताओ। नहीं, पहले पैसे दो, कहीं खबर सुनकर तुम दोनों भाग निकले तो, तारा देवी ने कहा। कियारा ने अपने पर्स में से 5,000 निकाले और तारा देवी के सामने पड़ी मेज पर पटक दिए। दरअसल मेरा पति वारदात से एक दिन पहले ही मर चुका था, तारा देवी ने कहा और नोटों की गड्डी को उठाकर अपने पास रख लिया। यह सुनते ही प्रशांत और कियारा चौंक गए। क्या बकवास कर रही हो, यह कैसे पॉसिबल है? प्रशांत ने पूछा। उस रात जब वो वापस आया तब उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। मुझे लगा रोज की तरह पीकर आया होगा। मैंने गुस्से में उसको धक्का दिया और पूछा कि वो कहां से आ रहा था। रोज जब वो पीकर आता था तो घर में आकर लड़ाई करता था और मुझे मारता पीटता भी था, मगर उस दिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तारा देवी ने प्रशांत को बताया। इसलिए तुम्हें लगा कि वो मर चुका था? प्रशांत ने सार्केज्म के साथ पूछा। उसे लगा कि इस वाहियात खबर के लिए उन्होंने उस लालची औरत को 5,000 रुपए दे दिए। तारा देवी ने प्रशांत के व्यंग को नजरअंदाज किया और आगे बताया, उसने ना तो मुझे पलट के मारा और ना ही मेज पर रखा हुआ खाना खाया, बस बेड पर जाकर बैठ गया। उसको रात में खर्राटे लेने की आदत थी और इतने साल उसके साथ रहने के बाद मुझे भी उसके खर्राटों की आदत पड़ चुकी थी। उस रात मैं चैन से सो नहीं पाई क्योंकि वो खर्राटे नहीं ले रहा था। वो बेड पर सीधा पड़ा हुआ था बिना पलक झपकाए। मैंने उसकी दिल की धड़कन चेक करी, उसका दिल धड़कना बंद कर चुका था। फिर मैंने अपनी उंगली से उसकी सांस को भी चेक करने की कोशिश की, वो सांस भी नहीं ले रहा था, तारा देवी ने बताया। तुमने किसी से मदद नहीं मांगी? कियारा ने पूछा। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं डर गई थी, इसीलिए मैं फोन करके एम्बुलेंस बुलाना चाहती थी। जैसे ही मैं फोन करने गई वैसे ही मेरे पति ने मुझे आवाज लगाई और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? उसकी वो आवाज सुनकर मैं और ज्यादा डर गई। मैं भागकर अपने बच्चों के कमरे में चली गई और वहीं जाकर सो गई। सुबह जब मैं उठी तब वो कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसका हाथ छुआ तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, जैसे मुर्दों का होता है। वो बिना कुछ खाए स्कूल बस की चाबी उठाकर घर से बाहर चला गया। तारा देवी ने एक सांस में यह सारी बात बता दी। ये बात तुमने पहले किसी को क्यों नहीं बताई? प्रशांत ने पूछा। बताई थी, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। पुलिस को लगा कि मुझे मौत की खबर सुनकर सदमा लगा है। उन्होंने मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया, तारा देवी ने बताया। फिर क्या हुआ? प्रशांत ने पूछा। फिर शाम तक मेरा पति घर वापस नहीं आया था। फिर मुझे स्कूल बस के लापता होने की खबर मिली। तब से आज तक मैंने अपने पति को नहीं देखा है, तारा देवी ने कहा।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मरने से पहले वो उस अनामिका के पास गया था? कियारा ने पूछा। क्योंकि उस रात मेरे पति के पास से एक अलग तरह की महक आ रही थी। वो उस औरत के परफ्यूम की महक थी। इतने सालों बाद तो ये मुझे बहुत अच्छे से समझ आने लगा है कि मेरा पति घर कहां से आता है, या तो देसी शराब के ठेके से या फिर किसी औरत के पास से, तारा देवी ने कहा। ठीक है, इतनी खबर हमारे लिए बहुत है, कहते हुए प्रशांत दुकान से बाहर जाने लगा। वैसे अगर तुम एक खबर और सुनना चाहते हो तो मैं बता सकती हूं, तारा देवी ने तुरंत दोनों को रोकने का प्रयास करते हुए कहा। कियारा ने घूरते हुए तारा देवी को देखा। इस बार सिर्फ 2000 लूंगी, तारा देवी ने कहा। प्रशांत ने कियारा का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर खींचने लगा। ये औरत पागल हो गई है, उसको लगता है कि हम उसके मुंह से निकले हर शब्द का पैसा देंगे उसको। अपनी खबर अपने पास रखो, प्रशांत ने गुस्से में कहा। मैं सिर्फ 1000 दूंगी, कियारा ने अपने पर्स में से 500 के 2 नोट दिखाते हुए कहा। तारा देवी ने झट से वो 2 नोट कियारा के हाथ से खींच लिए और बोली, उस रात जब मैं अपने बच्चों के कमरे में सो रही थी तब मुझे एक सपना आया। सपने में मेरे पति ने मुझे बताया कि उसकी मृत्यु का कारण अनामिका है और दूसरे दिन मुझे मेरे पति का घाट पर जाकर क्रियाकर्म कर देना चाहिए, तारा देवी ने बताया। और इस सपने की बात बताने के तुम हमसे 1000 रुपए ले रही हो, प्रशांत ने अपना हाथ कमर पर रखते हुए कहा। मुझे सपने के बारे में और बताओ, क्या वो सपना सपना लग रहा था या कोई हकीकत, कियारा ने पूछा। मुझे आमतौर पर सपने नहीं आते हैं, मगर उस दिन मैंने ये सब नींद में देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी घटना सच में मेरे सामने हो रही थी। जब मैं सुबह उठी तब मुझे लगा कि शायद वो एक सपना था, तारा देवी ने कियारा को विस्तार से समझाया। ठीक है, अब हम यहां से चलते हैं, प्रशांत ने कियारा से कहा, नहीं तो ये औरत मनगढ़ंत बातें बनाकर हमसे पैसे ऐंठती रहेगी। प्रशांत ने कियारा का हाथ पकड़ा और उसकी दुकान से बाहर ले आया। घर वापस चलते हैं, मैं उस सुरंग में दोबारा नहीं फंसना चाहता हूं। अगर हम अभी चल दिए तो रात होने से पहले घर पहुंच जाएंगे, प्रशांत ने कियारा से कहा और गाड़ी चला दी। रात तक प्रशांत कियारा के साथ अपने घर वापस आ गया था। उसने दुकान खोलकर कियारा को अंदर बुलाया। मैं कुछ खाना बना देता हूं, तुम चाहो तो खाना खाकर जा सकती हो, प्रशांत ने कियारा से कहा। मैंने तुम्हारा इतना जरूरी काम किया और तुम मुझे इस रद्दी दुकान में खाना खिलाना चाहते हो? ये नहीं कि किसी अच्छे होटल में मुझे ले चलो, कियारा ने अपना मुंह बनाते हुए बोला। मैंने तुमसे मेरे साथ चलने को नहीं कहा था। अगर तुम्हें शान और शौकत की जिंदगी जीनी है तो मेरा पीछा छोड़ दो, प्रशांत ने चिढ़ते हुए बोला। यह सुनकर कियारा ने अपना बैग उठाया और गुस्से में पैर पटकते हुए दुकान से बाहर चली गई। प्रशांत घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी वापस दुकान के शटर पर दस्तक हुई। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कोई भी होटल लेकर नहीं चलूंगा, प्रशांत ने बिना पीछे देखते हुए बोला। आपकी दुकान में बच्चों के कपड़े मिलेंगे, पीछे से एक आवाज आई। प्रशांत वो आवाज सुनकर चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो एक औरत वहां खड़ी थी जो देखने में एक बहुत ही साधारण महिला लग रही थी। उसके कपड़े, उसकी शक्ल और उसकी आवाज में कुछ भी अलग सा नहीं था। ये कपड़े की दुकान नहीं है, मेरे पास सिर्फ वो कपड़े हैं जो सब उतार के जाते हैं। कुछ बच्चों के कपड़े हैं, अगर तुम वो देखना चाहो तो, प्रशांत ने उस औरत से कहा। हाँ, मैं वही खरीद लूंगी, दिखाइए वो कपड़े। प्रशांत ने उसको 4 जोड़ी कपड़े दिखाए और कहा, एक जोड़ी कपड़ा करीब 150 का होगा, मुझे 4 जोड़ी कपड़े दे दो, उस औरत ने कहा और अपने पर्स से 600 रुपए निकालकर प्रशांत को थमा दिए। प्रशांत ने नोटों को चेक किया। देखने में तो असली लग रहे हैं, प्रशांत ने कहा। उस औरत ने प्रशांत को हैरानी के साथ पूछा, तो मैं तुम्हें क्या नकली नोट दूंगी? नहीं, वो बात नहीं थी, प्रशांत ने हड़बड़ाते हुए बोला। दरअसल खैर छोड़ो, प्रशांत ने पैसे रख लिए और औरत को कपड़े दे दिए। थोड़ी देर वो औरत वही खड़ी रही और फिर बोली, कल रात में मेरा बच्चा मेरे सपने में आया था। उसने मुझसे कहा कि उसको पहनने के लिए कपड़े चाहिए। उसने मुझे तुम्हारी दुकान का पता भी बताया
मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि इस दुकान पर एक भला आदमी रहता है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम वही भले आदमी हो। औरत ने कहा, क्या तुम्हारा बच्चा उस स्कूल बस वाले एक्सीडेंट में मारा गया था? प्रशांत ने थोड़ा हिम्मत करके पूछा। हाँ हाँ, वही स्कूल बस, और स्कूल बस में मेरा बच्चा भी था। कहते हुए औरत की आंखों में आंसू आ गए। देखो, मैं उस स्कूल बस वाले केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर्चे पर अपना नाम, पता और फोन नंबर लिख दो। प्रशांत ने उस औरत को एक कागज और पेन पकड़ाते हुए कहा। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? प्रशांत ने उस औरत से पूछा। औरत ने अपनी आंख के आंसू पोंछे और कहा, हाँ पूछो ना। क्या तुम मुझे अपना सपना थोड़ा और डिटेल में सुना सकती हो? तुम्हारा बच्चा उसमें कैसा दिख रहा था? उसके आसपास क्या था? सामने खड़ी औरत ने थोड़ा दिमाग पर जोर दिया और फिर बोली, वो सपना हकीकत जैसा लग रहा था। मैंने अपने बच्चे को इतने साक्षात रूप में पिछले 4 सालों से नहीं देखा है, मगर उसका पूरा बदन भीगा हुआ था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और शायद उसको ठंड भी लग रही थी, इसलिए शायद उसने मुझे कपड़े खरीदने को कहा। और हाँ, आसपास पानी बहने की आवाज भी आ रही थी, औरत ने बताया। इसके अलावा और कुछ चीज जो तुम्हें सपने की याद हो? प्रशांत ने पूछा। हाँ, उस जगह काफी अंधेरा था और आसपास का कुछ खास दिख नहीं रहा था। फिर मैंने मेरे बच्चे के शरीर पर काई लगी हुई देखी। इसके बाद वो तुम्हारी दुकान का पता बताकर वहां से गायब हो गया, औरत ने प्रशांत को बताया। प्रशांत ने औरत की बताई सारी डिटेल को एक पेपर पर नोट कर लिया। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पर लगातार पानी बह रहा हो? प्रशांत ने सोचा। जरूर तुम्हारा बच्चा हमें उस जगह के बारे में संकेत दे रहा था। प्रशांत ने कहा, क्या तुम मेरे बच्चे को ढूंढ सकते हो? औरत ने उम्मीद भरी आंखों से प्रशांत को देखा। देखो, यह केस 4 साल पुराना है। मुझे नहीं पता कि उस बस के ड्राइवर और बच्चों के साथ क्या हुआ। मैं तुम्हें किसी भी तरह की झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूं, प्रशांत ने बोला। मुझे पता है, इन 4 सालों में वैसे भी मैंने ये मान लिया है कि शायद मेरा बच्चा मर चुका होगा, मगर क्या करूं, एक मां का दिल सिर्फ उम्मीद पर टिका रहता है। अगर तुम मुझे उसके बारे में कुछ भी खबर दे सकते हो तो जरूर देना। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि अगर मुझे मेरे बच्चे के कुछ अवशेष भी मिल जाए तो मैं अच्छे से उसका दाह संस्कार कर सकूं। ये कहते हुए उस औरत ने अपने आंसू पोंछे और दुकान से चली गई। उसके जाते ही प्रशांत ने अपने फोन पर मैप्स खोल लिया। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां काफी अंधेरा हो और लगातार पानी बह रहा हो? प्रशांत मैप को देखते हुए सोच रहा था। स्कूल बस अगर सुबह चली थी तो इसका मतलब शायद उसकी फ्यूल टैंक फुल होगी, और अगर बस वाला दिन भर बस को चला रहा था तो शायद 100 किलोमीटर से दूर नहीं गया होगा। मुझे आसपास ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जो उस औरत के डिस्क्रिप्शन से मैच करती हो। प्रशांत मैप को ध्यान से देखता रहा। उसने 100 किलोमीटर के अंदर की सारी जगह को ध्यान से देखा। मैप देखते समय अचानक से प्रशांत की आंखें चमक उठी। क्या प्रशांत को वो जगह मिल गई थी? क्या वो 4 साल पुराने उस केस को सुलझा पाएगा? क्या राज था स्कूल बस ड्राइवर के उस रात के अजीब बर्ताव के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।